Please come to question number 2. Very important. 10 से 12 मार्क का ये क्वेश्चन है. The following is the balance sheet of Yes Foundation Limited on 31st March 2014. Rupees in lakhs. Liabilities. Rupees. Assets. Rupees. Capital and reserve. 12% debenture. Creditor for purchase. Creditor for expense. Creditor for expense. Provision for bonus. Provision for tax. Proposed dividend. And asset side लिखा है fixed asset minus depreciation, debtor, stocks and store, loans and receivable, cash and bank balance. The projected profit and loss account for the first 4 months in 2014-15 shows the following. ये जो आपको बैलेंस शीट दी गई थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 की. तो जो भी फिगर है वो ओपनिंग फिगर है, ऐसा मान के चलना है आपको. उसमें से जो काम का है उसको यूज करना है, जो काम का नहीं उसको छोड़ सकते हैं आप. अब जो आपको नीचे दिया गया है वो P&L अकाउंट दिया गया है. अगले 4 महीने का प्रोजेक्टेड मतलब बजटेड, एस्टिमेटेड है फॉर 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई. आपको पता P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis. Accrual basis means income is recognized when it is earned. Expenditure is recognized when it is incurred. मंथली P&L अकाउंट बना रहा है मतलब उस मंथ के सारे एक्सपेंडिचर जो इनकर हुए हैं वो लिखा है उन्होंने. उस मंथ में जो इनकम जनरेट हुई है वो लिखा है. मंथली P&L अकाउंट मतलब उस महीने के सारे इनकम और सारे एक्सपेंस को कंसिडर किया गया है. उतना ध्यान रखना. तो P&L अकाउंट में क्या है, सेल्स प्लस एक्साइज ड्यूटी रिकवरी. तो कस्टमर को जब हम बिल करते हैं उससे हम सेल और एक्साइज ड्यूटी यानी जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हम रिकवर करते हैं. पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, अभी GST है. तो कस्टमर से हम कौन सा अमाउंट रिकवर करेंगे, 800 रिकवर करेंगे कि 880 रिकवर करेंगे? बोलो ना. हम आपसे इनवॉइस देते हैं ना, आपको ट्यूशन फीस में लिखा रहता है ना 5000 रुपए फीस, 1800 रुपए GST. तो आपसे रिकवर क्या करते हैं हम? पूरा रिकवर करते हैं. तो 880 हम रिकवर करते हैं और बाद में जो एक्साइज ड्यूटी रिकवर करते हैं या जो GST रिकवर करते हैं वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो उसकी अलग से पेमेंट की एंट्री होगी. मटेरियल देखना जरा ध्यान से. ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक ऊपर बैलेंस शीट में भी आपको दिखेगा. स्टॉक एंड स्टोर में 1200 वो यहां आ गया. एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक देयरफॉर नेट. तो इसमें परचेज वाली लाइन टिक कर दो. वो हमें देखना है कि वो परचेज का पेमेंट कब होता है, उसके हिसाब से कैश बजट में लिखेंगे. फिर एक्सपेंस दिया हुआ है और ये एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट है. यहां पे ऊपर हमने रिकवर किया और इधर हमने उसको एक्सपेंडिचर में लिखा, मतलब ये पे होगा. रिकवरी में भी है और पेमेंट में भी है. कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. प्रॉफिट और लॉस. फॉलोइंग आर रेलेवेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन. 10% ऑफ सेल आर फॉर कैश, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. एंड बैलेंस ऑन 30 डेज क्रेडिट. बैलेंस ऑन 30 डेज क्रेडिट मतलब अगर अप्रैल में सेल हुआ है क्रेडिट सेल तो मई के मंथ में वो कलेक्ट होगा. ठीक है. क्रेडिटर फॉर परचेजेस आर पेड इन 30 डेज. तो क्रेडिटर को हम नेक्स्ट मंथ ही पे करेंगे. अप्रैल का जो परचेज दिखा हुआ है टेबल में उसे हम मई में पे करेंगे. ठीक है. सिर्फ सेल्स लिखा हुआ 10% कैश सेल है. परचेज के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 10% परचेज कैश परचेज, ऐसा लिखा है क्या? अपने आप मत करना. परचेज पूरा क्रेडिट में है. एक्सपेंसेस इंक्लूड
ऊपर पीएनएल अकाउंट की लास्ट थर्ड लाइन को टिक करना, एक्सपेंसेस को। वो एक्सपेंस के बारे में यहां उन्होंने नोट दिया है जो पीएनएल अकाउंट की लास्ट थर्ड लाइन में है। एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट को कंपनी हर 3 महीने बाद पे करती है, लेकिन ध्यान रखना पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल। तो पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में लिखेंगे, 3 नहीं 4 महीने में लिखेंगे, अप्रैल में, जून, जुलाई। लेकिन कैश बजट में एक्चुअल पेमेंट लिखेंगे सिर्फ जून में। हर क्वार्टर में जितना भी इंटरेस्ट उस 3 महीने में एक्यूमुलेट हो जाता है उसे हम एक साथ जून में पे करेंगे, लेकिन पीएनएल अकाउंट में हर महीना अक्रू करेंगे। हाँ जी, योर क्वेश्चन। अप्रैल में भी इंटरेस्ट आएगा पीएनएल अकाउंट में, लेकिन कैश बजट में एक बार आएगा सिर्फ हमारे इस आंसर में, जून में। पेमेंट्स कंपनी हर महीने नहीं करती है, पेमेंट हर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। लेकिन पीएनएल अकाउंट में तो आपको हर साल एक्सपेंडिचर, हर महीना एक्सपेंडिचर बुक करना होगा ना, नहीं तो फिर सही प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, तो पीएनएल अकाउंट इज अक्रूवल बेसिस, कैश बजट इज कैश बेसिस। तो कैश बजट में जब उसकी एक्चुअल पेमेंट की डेट होगी उसी दिन हम पेमेंट दिखाएंगे। पॉइंट नंबर सी। बी, डेप्रीशिएशन इज ₹10 लाख पर एनम पर मंथ। तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो? नॉन कैश आइटम को मत लिखो कैश बजट में। पॉइंट सी, प्रोविजन फॉर बोनस टू वर्कमैन, यानी एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर बोनस टू वर्कमैन भी है, 5 लाख पर मंथ। पेएबल इन अक्टूबर। अरे अक्टूबर तो हमसे बहुत दूर है, अक्टूबर तो हमसे, तो इसको हम कैश बजट में नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा इन्होंने, बिकॉज अक्रूवल बेसिस है। पेमेंट कब होगा? अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर हमारे स्कोप के बाहर है, अक्टूबर हमारे स्कोप के बाहर है, इसलिए हम सिर्फ पीएनएल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, कैश बजट में नहीं करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट डी लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। 1/2 ऑफ द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस पेएबल इन द मंथ फॉलोइंग। 1/2 ऑफ द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस पेएबल इन द मंथ फॉलोइंग। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह हाफ इन द सेम मंथ, हाफ इन द नेक्स्ट मंथ, यानी हर महीने 2 पेमेंट होते हैं एक्सपेंसेस के, 50% ऑफ द सेम मंथ एंड 50% ऑफ प्रीवियस मंथ। तो पिछला जो ड्यू है पिछले मंथ का, मार्च का, वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 70, वो मार्च के आखिरी 15 दिनों का है, उसे हम अप्रैल में पे करेंगे, और अप्रैल का 15 दिन का अप्रैल में पे करेंगे, और बाकी 15 दिन का नेक्स्ट मंथ मई में पे करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर डी, एक बार आपने एक्सपेंसेस कितने वो निकाल लिया ये एडजस्टमेंट करने के बाद, उसके बाद एक और वर्किंग नोट बनाएंगे पेमेंट का, हाफ इन दिस मंथ, हाफ इन नेक्स्ट मंथ। इस क्वेश्चन में ये एक थोड़ा सा कठिन काम है। पॉइंट 4, ₹200 लाख ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाई 30 जून। ऊपर बैलेंस शीट में देखो 12% डिबेंचर 900 है, दिख रहा है। उसमें से 200 कब रिडीम हो जाएगा? 30 जून को रिडीम हो जाएगा। तो जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो अप्रैल, मई और जून में 900 पे कैलकुलेट करना, फिर यहां पे 200 रिडीम हो जाएगा जून में, तो जुलाई के मंथ में 700 पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? तो इंटरेस्ट अप्रैल में कितना होगा? 900 इंटू 12% इंटू 1/12, हर महीना का 900 इंटू 12% इंटू 1/12, 999, एक महीने का निकालना है ना,
12% तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, और इस महीने हम 700 पे निकालेंगे, 700 पे, क्योंकि 200 रिडीम हो जाएगा तब तक। तो जो जुलाई का जो इंटरेस्ट होगा वो 7 होगा, 700 पे 12% इंटू 1/12। छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। और आप जानते हैं इस चैप्टर में दिक्कत क्या, अगर आपका एक महीने का भी अगर क्लोजिंग बैलेंस गलत हुआ तो अगले महीने का ओपनिंग क्लोजिंग गलत, टोटल कैश रिसीट गलत, तो ये गलती जो है ना एकदम चेन रिएक्शन हो जाएगा उसका। हाँ, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा, यानी एक अगर गिरा तो उसके साथ साथ सारे गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कौन सही बता पाएगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऊपर बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 100 दिख रहा होगा आपको, लायबिलिटी साइड सेकेंड आइटम लास्ट। इंक्लूड 20 लाख ऑफ सरप्लस carried forward from earlier years besides balance for 13-14 payable before 30th June 2014। तो पहले तो हम इस 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये प्रोविजन है, ये एक्सेस प्रोविजन है, इसको पे नहीं करना है तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो पे है 80 बच गया, प्रोविजन किया था हमने, इसको पे करना है 30th जून 14 के पहले। 30th जून 14 के पहले मतलब कब पे करेंगे, 30th जून को ही पे करेंगे या 29th जून को पे करेंगे? इज इट राइट? या मई के मंथ में पे कर दें? नहीं, हमें उसमें कोई फायदा नहीं है। पहले पेमेंट करके अगर कोई फायदा नहीं हो तो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एनुअल जनरल मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 2014। अभी इस लाइन का क्या अर्थ है, जरा बैलेंस शीट की लास्ट लाइन में देखो, प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, यानी डिविडेंड पेबल। डिविडेंड कब पे होता है? एजीएम के बाद। डिविडेंड पे होगा एजीएम के बाद। अगर एजीएम 31 मई को है तो ये डिविडेंड जून में पे होगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम, है कि नहीं? तो जून में पे करना, बस इस लाइन का और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 7, ओवरड्राफ्ट इज परमिसिबल, इंटरेस्ट ऑन विच मे बी इग्नोर्ड। तो अगर किसी कॉलम में ओवरड्राफ्ट आ गया मतलब नेगेटिव कैश बैलेंस आ गया, यानी ओवरड्राफ्ट है, तो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस लिखना और अगले महीने नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस भी लिखना, दैट इज ओवरड्राफ्ट। अच्छी खबर यह है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरेस्ट में भी इग्नोर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई ऑन मंथली बेसिस। तो 4 महीनों का आपको बजट बनाना है, तो लिखेंगे कैश बजट। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कौन सा पीरियड कवर कर रहा है ये? अप्रैल टू जुलाई 2014। रुपीज इन लैक्स लिख देना राइट हैंड साइड में, और सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 4 कॉलम ड्रॉ कर लेना यहां पे, अप्रैल में, जून, जुलाई। एक वर्किंग नोट नंबर भी लिखना, ठीक है? स्टार्ट किया जाए? बोलो हाँ। हाँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी और के एग्जाम में आ चुका है। ओपनिंग बैलेंस, बी receipts, keep 5-6 lines blank. C, total cash available। तो यहां पर मैं इसका टोटल करूंगा,
डी पेमेंट्स, पेमेंट्स बहुत टाइप के हैं, यहां 10 लाइन छोड़ दो, करीब 10 लाइन छोड़ दो, पैसों की चिंता मत करो। टोटल डी, और एक लास्ट लाइन लिखना पॉइंट ए, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया? बोली हाँ हाँ। अब जरा मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ताकि कुछ छूट न जाए। शेयर कैपिटल देखो, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एंड रिजर्व पे कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई नया कैपिटल हमने इशू किया, बायबैक किया, नहीं, छोड़ दो। 12% डिबेंचर, वहां पर एक नोट नंबर 4 पढ़ना नीचे। नोट नंबर 4 इज ₹200 लाख ऑफ डिबेंचर आर रिडीमेबल बाय 30th ऑफ जून। तो ये लिखेंगे पेमेंट्स में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट बाद में लिखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और ये कौन से मंथ में लिखना है? जून में। उसके बाद क्रेडिटर फॉर परचेजेस हैं, क्रेडिटर फॉर परचेज, क्वेश्चन सामने रखो, उसके ऊपर कुछ नहीं रखना। क्रेडिटर फॉर परचेज नीचे नोट नंबर 2 पर आओ, नोट नंबर 2 रोमन 2, क्रेडिटर फॉर परचेज आर पेड इन 30 days। तो लिखना यहां पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये जो आपको बैलेंस शीट में अप्रैल का क्रेडिटर है 600, वो कब पे होगा? मार्च का जो क्रेडिटर है अप्रैल में होगा ना, 30 दिन के गैप में, अगले महीना जाना आपको। और फिर देखना नीचे पीएनएल अकाउंट में एकदम बीच में एक परचेज लिखा हुआ है, ऐड परचेज। तो अप्रैल का वो जो परचेज है 600 का, वो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर दो, उसको अलग से वर्किंग नोट मत बनाओ। फिर आप देखना मई के मंथ में 660 है, उसको जून में शिफ्ट कर दो, और जून का जो 720 है उसको जुलाई में पे कर दो। तो ये बिगर वर्किंग नोट के काम हो गया। आगे बढ़ो, क्रेडिटर के बाद है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस के लिए काफी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। उस एक्सपेंस के फिगर में कुछ नॉन कैश आइटम इंक्लूडेड हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो अक्टूबर में पे होंगे, और इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट सिर्फ एक बार होगा, जुलाई में पेमेंट। तो पहले ये जो थोड़े डिफरेंट कैटेगरीज के एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम हाफ हाफ में पे नहीं करते, उनको हटा दो वहां से। इज इट राइट? और फिर जो बैलेंस आएगा उसको हम 50% सेम मंथ, 50% नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो एक वर्किंग नोट 1 बनाना, कैलकुलेशन ऑफ कैश एक्सपेंसेस इनकर्ड। अभी मैं इनकर्ड लिख रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे, और बाद में अलग वर्किंग नोट बनाएंगे पेमेंट के लिए। राइट हैंड साइड 4 कॉलम्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये पहले आप पीएनएल अकाउंट में जाओ, लास्ट 3rd लाइन, वहां पर आपको एक्सपेंसेस दिख रहा होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाद में आपको याद रहेगा ये फिगर कहां से आया, 180, 180, 200 और 200, ठीक है। अब इसमें से 3 ऐसे आइटम लेस करो जिसको हम हाफ एंड हाफ पे नहीं करते हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एडजस्टमेंट नंबर 3A, नीचे एडजस्टमेंट नंबर 3A,
इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में जहां स्टूडेंट गलती करते हैं। तो हमने आज पहले ही आपको बता दिया है P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस। तो इसका मतलब है हर मंथ में इंटरेस्ट की एंट्री हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम हर महीने चार्ज करेंगे, एक महीने का चार्ज करेंगे। तो अप्रैल में कितना चार्ज हुआ है? 9। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं 900 इंटू 12% इंटू 1/12। वो इंटू 1/12 भी करना ना, एक महीने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते तो हैं लेकिन 900 इंटू 12% लिख देते हैं। अरे क्या कोई एक महीने में इतना इंटरेस्ट पे करेगा क्या? तो पूरे साल भर में तो जितना प्रिंसिपल नहीं उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। 9। लेकिन आपकी कंसंट्रेशन चेक करने के लिए एडजस्टमेंट है। जून में हमने 200 रिडीम किए हैं तो अब सिर्फ 700 बचा। तो इस बार 700 इंटू 12% इंटू 1/12, 7 लिखना है यहां पे। अब ये जो 9 27 पे कब हुआ? जून में। एक बार जरा कैश बजट पे आ जाओ। यहां पे लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करते हैं, 3 महीनों का इंटरेस्ट एक साथ अक्यूमुलेट करते हैं 9 + 9 + 9 और पे करेंगे जून में। ऐसे कंपनी हर महीने इंटरेस्ट पे करती नहीं है, पे करती है क्वार्टरली। कुछ कंपनी हाफ ईयरली पे करती है। इस क्वेश्चन में क्वार्टरली है। बस ये वाला हर्डल आप क्रॉस कर गए तो काफी बड़ा काम हो गया। डेप्रीशिएशन 10 लाख है, ये लीजिए डेप्रीशिएशन। नॉन कैश आइटम है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। और तीसरा है प्रोविजन फॉर बोनस। ये मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि इसको हम सीधा अक्टूबर में पे करेंगे। 5 5 5 5। ठीक है। अब इन सबको ब्रैकेट में रख दो। जाओ जी ब्रैकेट में। एक लाइन ड्रॉ कर दो और लिखो देयरफॉर कैश एक्सपेंस इनकर्ड। कैश एक्सपेंस इनकर्ड मतलब जो एक्सपेंडिचर जिसको हम कैश में पे करते हैं लेकिन पे करेंगे अलग से, इनकर्ड है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये जो अब एक्सपेंडिचर आएगा इसको हम आधा आधा करेंगे। हाँ जी बोलो। 180 में से ये माइनस करो ना, 156। बहुत ही अच्छे विचार। नेक्स्ट बोलो। फिर से 156। फिर से बोलो। फिर से बोलो। ओके। अब एक नीचे छोटा सा वर्किंग नोट 2 बना लो। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। याद है क्वेश्चन नंबर 1? तुम वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। यहां पे लिखना मंथ एक्सपेंस इनकर्ड और यहां लिखेंगे मंथ ऑफ पेमेंट। आपको कोई और तरीके से अगर पसंद है प्रेजेंट करना कर सकते हैं, बस 2 लोग समझ जाएं। कौन 2 लोग? एक तो आप खुद और दूसरा, हाँ दूसरा आपने सही पहचाना, उसको कैसे भूल सकते हैं। लिखो यहां पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब एक चीज जरा ध्यान रखना, ये जो मार्च का जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है 70, वो सिर्फ आधा है मार्च का। पहले 15 दिन का ऑलरेडी पे हो चुका है, इसलिए वो जो मार्च का अमाउंट 70 दिख रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। वो 15 दिन का ही है, वो लास्ट 15 दिन का ही है, तो उसको सीधा जाके अप्रैल में पे करना है हमें, ठीक है।
यहां पे स्टूडेंट क्या करता है, इसको 50-50 करता है, गलत है। पहले 15 दिन का जो मार्च में अक्रू हुआ था वो ऑलरेडी मार्च में पे हो चुका है। ये जो बैलेंस शीट का अमाउंट है ये लास्ट के 15 दिनों का है, तो जो अप्रैल के पहले 15 दिनों में पे होगा, ठीक है। अब अप्रैल का अमाउंट, ये पहले ये जो 4 फिगर आपने इतनी मेहनत लगन उत्साह के साथ कैलकुलेट किया, पहले इसको यहां कॉपी कर लो। इनको आधा आधा करना है, हाफ इन दिस मंथ, हाफ इन नेक्स्ट मंथ। 156 का हाफ कितना होता है? 78 78 78 78। 176 का आधा कितना होता है? 88 88। जुलाई का आधा कितना होता है? अच्छा ये 178 था ना, 89। टोटल करना होगा, टोटल करना होगा 70 + 78, तो ये आंसर 148 है, 156 है, 166 है, 177 है। ओके, एनी डाउट? ये मेजर वर्किंग नोट था, बाकी काम इजी है, नो डाउट। हाँ बोलो। नॉन कैश कहाँ है? पे किया ना हमने यहाँ पे 27। सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हाफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी अक्रूवल बेसिस पे किया है, ये अक्रूवल बेसिस पे है, और पेमेंट वंस इन अ क्वार्टर है, तो इसकी पेमेंट हमने अलग से दिखा दी है। ये नॉन कैश आइटम है और इसकी पेमेंट अक्टूबर में होगी, इसलिए इसको भी हमने हटाया क्योंकि ये पे नहीं करना है अभी। तो तीनों अलग अलग प्रकार के एक्सपेंस है, मतलब नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, स्पेशल कैटेगरी के हैं, ओके, इसलिए उनको हटाना जरूरी था। अभी आप आ जाओ मेन पेज पे, यहां पर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस लिखो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर 2 था ना। अप्रैल में कितना बताया आपने? 148। फिर बोलो, फिर बोलो 166 एंड 177 177। तो वापस एक बार बैलेंस शीट की ओर पधारते हैं। अभी सिर्फ पहले 4 लाइन ही हुए हैं एक्सपेंस तक, ठीक है। अब देखना काम जल्दी होगा। प्रोविजन फॉर बोनस कब पे करेंगे? अक्टूबर में, भूल जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स ये पे करेंगे, 20 सरप्लस है उसको पे नहीं करना है, लेकिन जो बाकी 80 है, नीचे पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, 30 जून 2014 के पहले पे करना है आपको। तो टैक्स पेमेंट जून में होगा। हाँ बोलो। 80, 100 - 20 लिख दो। वर्किंग नोट बनाना है कि बस यहीं लिख दिया जाए? मुझे पता है जितने आप आलसी हैं उसमें +10 कर लेना मेरे लिए, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट अप्रैल मई के बाद होगा, 31 मई के बाद, ये भी जाएगा जून में 50। एजीएम के बाद पॉइंट नंबर 6, एसेट साइड में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट में हमने कोई खरीदारी या कोई बिकवाली नहीं है, न खरीदा न बेचा, बात खत्म। डेटर वर्किंग नोट नंबर 3। सर वर्किंग नोट की क्या जरूरत है? क्योंकि 10% सेम मंथ में है कैश सेल और बाकी 90% नेक्स्ट मंथ में है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। लिखो प्यारे बच्चों, कैश सेल्स एंड पे कलेक्शन
कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो 5 कॉलम जो हमने क्वेश्चन 1 में ड्रॉ किए थे उसी टाइप का है क्वेश्चन। मंथ ऑफ सेल, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, मंथ ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, मंथ ऑफ कलेक्शन, राइट। तो लिखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करता है गलती, वो सिर्फ 800 लिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया कस्टमर से हम पूरा रिकवर करेंगे और बाद में गवर्नमेंट को अलग से पे करेंगे। मार्च का तो डायरेक्टली हम मेन आंसर में लिखेंगे, मार्च का कलेक्शन अप्रैल में हो जाएगा ना, इसमें भी लिख सकते, कोई बात नहीं, बोथ आर ओके। यहां भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली मार्च का कलेक्शन अप्रैल में वहां पर आ जाएगा, डोंट वरी। चलो पहले कैश सेल बताओ, 10% है ना, तो 10% यानी 88, 88, 99, 99। क्रेडिट सेल 90% है, 880 माइनस 88, 792, 792, ये कितना, 891, 891। तो अप्रैल का जो क्रेडिट सेल है वो अगले महीना कलेक्ट होगा, मई का जो क्रेडिट सेल है वो जून, जुलाई, अगस्त। अब जरा ध्यान देखना, ये जो कैश सेल है ये सेम मंथ में लिखना जाकर, और ये क्रेडिट सेल मई, जून, जुलाई में लिखना। तो स्टूडेंट ने पूछा कि अप्रैल का कहां गया, जो बैलेंस शीट में जो डेटर है वो अप्रैल में डायरेक्टली जाएगा, एक महीने बाद ना मार्च का डेटर है वो, तो मार्च का डेटर अप्रैल में लिखेंगे ना, तो यहां पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या मेन वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं। लिखो कैश सेल्स, वर्किंग नोट 3 है ना, अमाउंट बताना कैश सेल का 88, 99, 99, ये हो गया कैश सेल। उसके बाद लिखो कलेक्शन। यहीं पे स्टूडेंट का सवाल उठा था कि जो बैलेंस शीट में जो डेटर है 700 है ना, वो पूरा यहां कलेक्ट होगा, वो पूरा कलेक्ट, उसको 10 और 90 मत करना, वो डेटर ही है वो। और मई में क्या कलेक्शन होगा, अप्रैल का 90%, कितना हुआ 790, जून, जुलाई, बस लगभग खत्म होने आ गया। सन्ड्री डेटर के बाद स्टॉक एंड स्टोर्स है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें परचेजेस लिखना था, वो हमने लिख दिया, दिख रहा है ऊपर, पेमेंट टू क्रेडिटर। ओपनिंग स्टॉक का नीचे सिर्फ पिनल अकाउंट में 1200 टिक कर दो, काम खत्म हुआ। लोन्स एंड एडवांसेस, इस क्वेश्चन में लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मतलब न तो आपने उसको कलेक्ट किया न कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं, इग्नोर। कैश एंड बैंक लिखेंगे तो 100 कहां लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल। अब जो एडजस्टमेंट हो गए हैं तो उसको डन बोलना, एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 5 डन, 6 डन, 7 नॉट डन। बट 7 के लिए हमें बैलेंस निकालना है, 7 के लिए करना कुछ नहीं। अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है मेरे दोस्त, पीएनएल अकाउंट पे आओ, पीएनएल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट बाकी है, सेल्स प्लस एक्साइज ड्यूटी रिकवरी है, तो कस्टमर वाले कॉलम में हमने लिख दिया। फिर परचेज का भी पेमेंट लिख दिया हमने,
एक्सपेंस का भी हिसाब किताब कर दिया हमने, लेकिन वो जो सेकंड लास्ट लाइन में जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी तो पे करना होगा। कस्टमर से रिकवर किया, पे भी तो किया। तो जो डेबिट साइड में या एक्सपेंस साइड में वो पेमेंट है, ठीक है। सर आपको कैसे मालूम कि वो पे हो गया? हो सकता है पेबल हो, कहीं कुछ एडजस्टमेंट में लिखा है क्या? नहीं। तो नहीं लिखने पे हम एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? जिस मंथ में दिया है उसी मंथ में जाके पे करना है। तो यहां पर पेमेंट्स में एक और आइटम आएगा, एक्साइज ड्यूटी पेमेंट। वो जो लास्ट सेकेंड लाइन में है P&L अकाउंट के, लास्ट सेकेंड लाइन 80, 84, 88, 92। ओके, एक नीचे नोट लिखो, वर्किंग नोट 3 के नीचे नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट एक्साइज ड्यूटी is paid in the same month. Excise duty is paid in the same month. It is assumed that excise duty is paid in the same month. चलो अब हम क्लोज करते हैं इसको। अप्रैल का ओपनिंग प्लस रिसीट का टोटल कैश अवेलेबल बताओ। 888 880 कैसे भाई? जब ये 88 है तो ये भी 80 होगा। इतना गणित तो मुझे भी आता है, बचपन में भले मेरे कम मार्क्स आए, 90 99 तक के बीच में आया है बहुत बार, लेकिन इतना भी गणित मेरा खराब नहीं है। तो ये पेमेंट्स का हिसाब बताओ जरा। 828, तो बैलेंस बचेगा 60। बचा 60 को ले आओ यहां पर। अब ऐड करेंगे 940, 940, 840। पक्का? मैं तो ऐसी अंदाज बोल रहा हूं। 100 बैलेंस, 100, 991 चेक करो। इज इट 991 टोटल रिसीव कैश अवेलेबल? और ये पेमेंट्स का टोटल बताना। नहीं रुको, मुझे कुछ लोगों से और पूछना है। 1271। कोई बात नहीं, ओवरड्राफ्ट इज परमिसिबल। नेगेटिव आ रहा है, आने दो। बैलेंस बोलो। नेगेटिव 280, तो ये नेगेटिव 280 लिख दो यहां पे। ओवरड्राफ्ट इज परमिसिबल क्वेश्चन में लिखा है। तो अभी -280 प्लस 99 प्लस 891, 710। ओके, पेमेंट्स का बताओ टोटल। 989, तो बैलेंस बचेगा -279। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाना, हो जाएगा। जो भी बुक आपके पास है उसमें और भी क्वेश्चन होंगे, उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज तो ये हो गया कैश बजट पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आते हैं, कुछ चर्चा हो जाए, थियरी भी है इस चैप्टर में काफी। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? पूछ लो अभी, बाद में मैं मिलूंगा नहीं। नहीं है, चलिए वापस पैराग्राफ 3 पर आ जाओ। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। फ्लोट मीन्स डिले और लैग बिटवीन 2 इवेंट्स। तो फ्लोट का मतलब होता है यहां पे डिले बिटवीन 2 इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये डायग्राम देखना, आपकी बुक में भी मैंने बना दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर बहुत जगहों पे डिले होता है। विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर बहुत जगहों पे डिले होता है, और डिले की वजह से कस्टमर पेमेंट भी लेट करता है। कस्टमर पेमेंट लेट करता है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाती है। इज इट राइट? तो लैग का मतलब डिले बिटवीन टू इवेंट्स। और लैग कहां कहां हो सकता है? डेट ऑफ डिस्पैच मान लो 1 फरवरी है, 1 फरवरी, और कस्टमर को इनवॉइस हमने बना के भेजा 5 फरवरी को, तो इस डिले को हम कहेंगे बिलिंग फ्लोट। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा। मेरे जैसे कस्टमर क्या करते, जब तक बिल नहीं आएगा तब तक पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक बगैर बिल देके कैसे पेमेंट करें, है कि नहीं? पहले बिल देखेंगे, सही रेट लगाया है कि नहीं, सही क्वांटिटी ऐड किया है कि नहीं, सही टैक्स लगाया है कि नहीं। तो आप डिले करो, कस्टमर भी डिले करेगा, 4 दिन वेस्ट हो गए आपके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इस ढंग से बनाना चाहिए कि बिल साथ साथ बन जाए, है कि नहीं? तो आजकल बहुत सारी कंपनीज में सॉफ्टवेयर को इतना एडवांस कर दिया गया है कि बिल तुरंत प्रोड्यूस हो जाता है। अमेजन पे कुछ ऑर्डर करो, इधर ऑर्डर किया उधर बिल भी आ जाता है साथ में ही, है कि नहीं? तो वहां पे बिलिंग फ्लोट कम है। उसके बाद आपने बिल को कस्टमर को मेल कर दिया, स्पीड पोस्ट से भेजा। स्पीड पोस्ट की भी स्पीड अपनी ही होती है, ठीक है? 10 तारीख को पहुंचा आपके पास इनवॉइस, मान लो अगर दूसरी सिटी में है तो 5 दिन और लेट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इनवॉइस मेलिंग फ्लोट। फिर कस्टमर भी जो है वो बोलता है मैं क्रेडिट पीरियड लूंगा, तो 30 दिन उसने क्रेडिट पीरियड ले लिया। 10 मार्च को उसने चेक बना के भेजा आपको। कुछ कस्टमर अभी भी चेक बनाते हैं, जबकि आजकल तो बहुत ही फास्ट तरीके जमा हो गए, यूपीआई कर दो, है कि नहीं? और भी कई तरीके हैं, पेटीएम कर दो। मैं तो आजकल अपने कस्टमर को बोलता हूं पेटीएम से ही पे कर दो, तो कितना मेरा टाइम लैग में कम कर देता हूं। कुछ लोगों को बोलता हूं तुम एनईएफटी से पे कर दो, ठीक है? तो ये सब धीरे धीरे ये जो चैप्टर है आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि ये इनवॉइस को मेल करना, आजकल कौन इनवॉइस मेल करता है? उसकी फोटो स्कैन करके ही भेज देते हैं। उसी तरह पेमेंट भी आजकल हम भेज देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि कुछ कस्टमर होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, वो चेक भेजेंगे। चेक कब मिला हमें? चेक मिला 15 तारीख को, इसको हम बोलेंगे चेक मेलिंग फ्लोट। जैसी चेक आया पहले हम उसको एंट्री करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिसीट बनाएंगे, ठीक है? इनवर्ड रजिस्टर में लिखते हैं, मैनुअल या कंप्यूटराइज्ड। उसके बाद एक पेन स्लिप बनाएंगे, बैंक में जाएंगे, जमा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिसीट ऑफ चेक और डिपॉजिट ऑफ चेक के बीच में टाइम लैग हो सकता है। कैसे? फ्राइडे को चेक आया तो सैटरडे संडे बैंक बंद, मंडे को गांधी जयंती, ट्यूसडे को क्रिसमस, नहीं सॉरी गांधी जयंती और क्रिसमस कैसे हो सकता है? रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, गुरु नानक जयंती, गुड फ्राइडे, नहीं ट्यूसडे को गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? लेकिन इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल है कि कुछ ना कुछ मान लो आ ही जाता है कि नहीं? तो 3-4 दिन उसमें ही चले गए। 18 तारीख को जाके चेक जमा हुआ, उसके बाद चेक को क्लियर होने में भी 2-3 दिन लग ही जाते हैं। उसको हम बोलते हैं बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट। 21 मार्च को आपके अकाउंट में पेमेंट आया,
गुड्स डिस्पैच हुआ 1 मार्च को, फाइनली आपके अकाउंट में पैसे आए 21 मार्च, लगभग 50 दिन का फ्लोट हो गया यहां पे। कुछ फ्लोट हम यहां पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ फ्लोट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि अगर फ्लोट है तो हमें नुकसान है, डिले से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है। इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए पहले तो डिले आइडेंटिफाई करो और उसके बाद जो भी आप यूज कर सकते हैं टेक्निक, प्रोसेस, उससे डिले रिड्यूस करो। तो डिले कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बिलिंग फ्लोट जो आपने देखा, पहला बिलिंग फ्लोट था, उसके लिए इमीडिएट प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ उसी दिन बिल बनाओ, भेजो, देर मत करो। तो ये आजकल सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो तुरंत ये हो जाता है। तो कोशिश करो कि सेम डे बिल बना के भेज दें, तो कस्टमर भी फिर जल्दी पे करता है। मेलिंग फ्लोट, अब इनवॉइस को या बिल को मेल करने से अच्छा है उसको स्कैन करके ईमेल कर दो, फैक्स कर दो। फैक्स पता है, कभी देखा है जीवन में? अब ये फैक्स तो मुझे दिखता ही नहीं आजकल कहीं। पहले होता था, एक मशीन में आपने इनवॉइस डाला, फिर कस्टमर के यहाँ से वो उसकी एक प्रिंट आउट निकल जाती थी। इतना गंदा होता था कि दिखता ही नहीं था कि क्या लिखा है, बट फिर भी कुछ तो तसल्ली होती थी। अभी उसी चीज को आप व्हाट्सएप ही कर दो, है कि नहीं। और अगर कस्टमर इंसिस्ट करे नहीं मुझे हार्ड कॉपी ही चाहिए, बाद में उसको भले मेल कर देना, लेकिन एक बार तो उसको बिल के दर्शन करवा दो आप, ठीक है। और ये जो आपने अभी देखा, चेक मेलिंग फ्लोट, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, nowadays you can reduce this kind of float by using internet banking, एडवांस और या फिर आप यूपीआई, वॉलेट, ये सब यूज कर सकते हैं। तो लिख दो यहां पे इंटरनेट बैंकिंग। एनईएफटी, बड़ा अमाउंट रहा तो आरटीजीएस करना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, हाँ बता रहे हैं वो तो इंस्टीट्यूट का कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन आप इसको भी ऐड कर दो। ओके, और बहुत सारे आजकल पेमेंट के मैकेनिज्म निकल गए हैं, यूपीआई, तो वो भी आप लिख दो, क्योंकि आपको भी क्या आंसर में कुछ तो इंप्रूवमेंट लानी होगी। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है, इधर पे किया उधर उसके अकाउंट में टिंग ऐसे करके आवाज आती है, एक मैसेज भी आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 600 रुपीज, है कि नहीं। आप लोग करते हैं क्या पेमेंट से पेमेंट पेटीएम से पेमेंट करते हैं? हाँ वही है, और आजकल बहुत सारे आ गए हैं ऐसे। लेकिन इस नोट में उन्होंने 2 और तरीके लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एंड लॉक बॉक्स सिस्टम। अब वैसे ये सब आउटडेटेड हो चला है, बहुत रेयरली कोई यूज करता है इसको, फिर भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी हमारे सिलेबस में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग किस टाइप की कंपनीज फॉलो करती है? जिस कंपनी के कस्टमर्स कुछ एक बड़ी सिटीज या ऐसी सिटीज में लोकेटेड जहां उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हेड ऑफिस चेन्नई में है, लेकिन उनके मेजर कस्टमर्स कैलकाटा, दिल्ली, मुंबई में है। अभी क्या होता है जरा समझना, मान लो ये कंपनी है चेन्नई की और इसका कस्टमर एक दूसरे एंड में ही है, कोलकाता में। ये चेक भेजेगा इसको पेमेंट के लिए, तो सोचो क्या हो रहा है। एक तो चेक मेलिंग फ्लोट हो रहा है, कलकत्ता से चेन्नई चेक भेजोगे 2-4 दिन तो लगे जाएंगे।
उसके बाद चेन्नई वाला अकाउंटेंट उसको बैंक में जमा करेगा, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट 2-3 दिन वहां बर्बाद हुए हैं। उसके बाद ये अकाउंट क्लियर होगा, चेक क्लियर होगा आपके अकाउंट में, 2 दिन वहां भी लग गए, तो 3-2 7-8 दिन आपका वेस्ट होता है, ज्यादा भी हो सकता है अगर चेक भेजते हैं तो ये कंपनी सोचती है कि 7-8 दिन का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर सेम डे पैसा मिल जाएगा तो 7 दिन के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं ना। अमाउंट बड़ा है, मान लो ये पार्टी हर हफ्ते आपको 200 करोड़ रुपीस पे करती है, तो 7 दिन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत है। एक काम करो, चलो कलकत्ता, वहां पर एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। कहां ओपन करेंगे? कलकत्ता में ओपन करेंगे, और वहां पर हम एक कलेक्शन सेंटर स्टार्ट करेंगे। छोटा सा ऑफिस लेना है वहां पे, एक कलेक्शन सेंटर, मतलब एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस लो, उसमें एक स्टाफ को रखो। उस आदमी का काम क्या है कि कलकत्ता में जितने भी कस्टमर है आपके, 200 कस्टमर, रोज जिनसे जिनसे पैसा वसूली करनी है, सुबह सुबह 7-8 बजे निकल जाओ, नहा धोआ के, काली माई की पूजा करके, ठीक है, और कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो चेक। 10-12 बजे के बीच तक सारे कलेक्शन कर लो जो उस दिन ड्यू हुए 15-20 लोगों के, ठीक है। एक दिन में हर कोई तो नहीं देगा 200 के 200, लेकिन रोज कोई 5, 10, 15 सुबह सुबह एक काम निपटा देना। और उसके बाद क्या करना, आपने एक बैंक अकाउंट खोला है कलकत्ता में, उसी में जाके जमा करो। इससे क्या फायदा होगा जरा, इतना छोटे से अगर आपने अपने बिजनेस प्रोसेस में चेंज किया तो आपका जो 7 दिन का डिले था वो लगभग खत्म हो जाएगा। पहले ये चेक जाता था चेन्नई, 3 दिन लग गए, अब वो 3 दिन बच गया आपका, क्योंकि आपका जो कलेक्शन सेंटर का एम्प्लॉय है वो सेम डे जाके कलेक्ट करके आपके बैंक में जमा कर रहा है। फिर उसके बाद चेन्नई में अकाउंटेंट 1-2 दिन लगाता था उसको जमा करने में, क्योंकि चेन्नई के हेड ऑफिस में बहुत सारे चेक्स आते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं। यहां पर इस आदमी के ऊपर सिर्फ कुछ 10-20 चेक की जिम्मेदारी है, उतना तो एक दिन में कर ही सकता है, तो उसने कर दिया। तो आपका चेक प्रोसेसिंग फ्लोट भी बच गया, कस्टमर भी कलकत्ता में, बैंक अकाउंट भी कलकत्ता में। तो सेम अगर सिटी में अकाउंट हो तो आजकल क्लियरेंस जल्दी हो जाता है, इज इट राइट? तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक वो क्लियरेंस में भी चला जाएगा। तो जो काम 7 दिन में हो सकता था अब वो 1 या 2 दिन में हो जाएगा। और एक बार चेक रियलाइज हो गया, उसके बाद आप क्या करो, कलकत्ता के बैंक अकाउंट से हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, सब काम जल्दी हो गया। तो ऐसा कंपनीज करती है। जहां हमारे जिस सिटी में कस्टमर्स बहुत होते हैं ना, और कस्टमर क्या है, अगर उनके पीछे नहीं पड़ो तो पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए 1-2 आदमी उधर लगा के रहने का, रोज सुबह सुबह स्कूटर लेके जाएगा, हाँ रिकवरी ऑफिसर, लेकिन गुंडे नहीं होते, डोंट वरी, प्रॉपर एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन फॉलोअप के लिए लगता है आपको, इज इट राइट? तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरा समझो। एडवांटेज नंबर 1 है कि आपका मेलिंग फ्लोट रिड्यूस हो गया, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट रिड्यूस हो गया, ओके। तो करीब जो काम 10 दिन में लगता होता था अब 1-2 दिन में हो जाता है। लेकिन इसमें एक और एडवांटेज है कि हेड ऑफिस क्या करेगी, सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट भी कर सकती है। पूरे इंडिया से कैश एक जगह आ गया हेड ऑफिस में, उसके बाद हेड ऑफिस उसको इन्वेस्ट करेगी, या जैसे उसको लगता ऑप्टिमम यूज हो सकता है कैश का, वैसे हेड ऑफिस उसको इन्वेस्ट करेगी। खाली इसमें एक दिक्कत क्या है, कॉस्ट लगेगा ना। कलकत्ता में एम्प्लॉय को पहले आपको सैलरी देनी होगी, और वहां पे जो भी आप ऑफिस ओपन करोगे उसका रेंट और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगा। तो ये सब कब करना चाहिए, कंसंट्रेशन बैंकिंग, जब बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट। बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट। अगर साल भर में आपका 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बच रहा है और 2 लाख रुपए की सैलरी है और 1 लाख रुपए का रेंट है, तो 17 लाख का फायदा है। तो ये काम कर सकते हैं आप,
ठीक है। तो अगर कभी पूछे कि ये कब करना चाहिए, जब आपका बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा हो। एक उससे मिलता जुलता सिस्टम है जिसका नाम है लॉक बॉक्स सिस्टम, ठीक है। लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 वही है, पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारे मेजर कस्टमर्स कहां हैं। जिस सिटी में बड़े कस्टमर है और बहुत ज्यादा संख्या में कस्टमर है, वैसी सिटीज को टारगेट करो, क्योंकि वहां पर फिर ये सिस्टम आप लगा सकते हो। अदरवाइज ये सिस्टम एक्सपेंसिव है ना, इस सिस्टम लगाने का भी एक कॉस्ट है। तो बेनिफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तो ये सिस्टम लगा के फायदा है। तो जिस सिटी में हमारे पास बहुत कस्टमर होते हैं वहां सिस्टम स्टार्ट करना है। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं, हेड ऑफिस चेन्नई में है और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सबसे ज्यादा कस्टमर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में है। इस बार हम कलेक्शन सेंटर वहां पे स्टार्ट नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और एक पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स हायर करेंगे। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या आपने कभी अपने जीवन में पोस्ट ऑफिस बॉक्स वर्ड सुना है? पीओ बॉक्स सुना है? कब सुन लिया? आपके इंस्टीट्यूट के एड्रेस में भी पहले लिखा रहता था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दिस, न्यू दिल्ली। इज इट राइट? पोस्ट ऑफिस बॉक्स का मतलब होता है कि जो बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर एक बॉक्स आपको अलॉट किया जाता है, ठीक है। जैसा आपने बहुत सारे ये लाइब्रेरीज में देखे होंगे, स्टूडेंट्स को बुक रखने के लिए एक लॉकर जैसा रहता है, उसमें आप अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हो। तो उसी तरह ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी वैसे ही रहता है, छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। तो जो भी लेटर आएगा, मान लो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर आपका 420 है, तो उसमें जाके वो लेटर जमा कर देंगे और फिर जो उस बॉक्स जिसने हायर किया है वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव जाकर वहां से वो लेटर्स निकाल सकता है। इज इट राइट? तो हमने क्या किया, इस बार सोचा कि कौन कलेक्शन सेंटर स्टार्ट करे, आदमी रखो, रेंट पे जगह लो, इससे अच्छा पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही हायर कर लो। और आपके जो कस्टमर होते हैं कलकत्ता में, उनको बोलो दादा हमारे यहां मत चेक भेजना चेन्नई, आपके जो सिटी में ये जो पोस्ट ऑफिस है ये उसका एड्रेस दे दो उसको पोस्ट ऑफिस का, कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 7083 अंधेरी ब्रांच मुंबई, वहां जाके चेक जमा करो। कस्टमर भी कलकत्ता में, पोस्ट ऑफिस भी कलकत्ता में, बैंक अकाउंट आपने ओपन किया कलकत्ता में। अब आप सोचेंगे कि ये चेक बैंक में जमा कौन करेगा? बैंक भी आजकल ये सर्विस प्रोवाइड करती है, चेक पिकअप फैसिलिटी, पता है आपको? आजकल बैंक कैश पिकअप फैसिलिटी, चेक पिकअप फैसिलिटी। तो जिस बैंक में आपने अकाउंट खोला है उनका ही एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और पोस्ट ऑफिस बॉक्स से सारा चेक कलेक्ट करेगा, बिकॉज इसको अथॉरिटी है, और आने के बाद बैंक में वापस आएगा और आपके अकाउंट में जमा कर देगा। सिर्फ इस बार डिफरेंस क्या है कि कलेक्शन सेंटर की जगह पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और चेक वहां से उठाएगा कौन? बैंक का ऑफिसर, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव। बाकी सब बेनिफिट वही है। कस्टमर अगर कलकत्ता में है, पोस्ट ऑफिस भी कलकत्ता में है, तो आपका जो मेलिंग का जो डिले होता है वो बहुत कम हो जाता है। डिपॉजिट करने का टाइम भी घट गया, क्लियरिंग का टाइम भी घट गया। तो 7-8 दिन जो डिले होता था, 10-15 दिन जो डिले होता था, अब इस सिस्टम में 1-2 दिनों में काम हो जाएगा। एक बार पैसा आ गया कलकत्ता के अकाउंट में, हेड ऑफिस को रिमिट कर देंगे, हेड ऑफिस विल डू सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट। बेनिफिट वही 4 लिखने हैं, रिडक्शन इन मेलिंग फ्लोट, रिडक्शन इन चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, रिडक्शन इन बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट और बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट। इस सिस्टम का कॉस्ट क्या है? 2 कॉस्ट हैं। एक तो आपको बैंक को कमीशन देना होगा
कलेक्शन जब भी चेक करेगी, और दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का रेंट भरना होता है। तो अगर वो दोनों कॉस्ट कम है और आपका जो बेनिफिट है वो ज्यादा है, तो ये सिस्टम हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस का एक और अहम पार्ट है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। कैश मैनेजमेंट मॉडल will help us to will tell us how much optimum cash balance that we should maintain. How much optimum cash balance that we should maintain, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अब अगले कुछ मिनट तक। जो जरा समझो कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट साल भर की रिक्वायरमेंट सपोज 10 लाख रुपए है कैश की, मुझे लगता है 10 लाख कैश एक्सपेंस लगता है साल भर में, तो मैं क्या करूंगा? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक काम करो, पूरे 10 लाख पहले दिन ही निकाल के रख लो। पूरे 10 लाख निकाल के रख लो, 5 लाख इधर, 3 लाख इधर, 2 लाख इधर, है कि नहीं? जब जब खर्चा करना हो ऐसे ऐसे निकाल के देते रहने का। बार बार बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है ना? तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपका जो बार बार बैंक जाने का कॉस्ट, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको एक टेक्निकल नाम देंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बैंक जाना, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको ब्रेक करना, ब्रोकरेज लगेगा, ये सब बच जाएगा, जीरो। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप कैश इन हैंड रखते हैं तो उसमें आपको कुछ इनकम जनरेट नहीं होगी, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी बढ़ जाता है, क्योंकि 10 लाख रुपए आप कैश इन हैंड साल भर रख रहे हो, ऑफ कोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी है। तो फिर इनका कहना, एक काम कीजिए सर, 2000 रुपए विड्रॉ कीजिए एक बार में, बस 2000, जितना चाहिए उतना। तो 10 लाख रुपए अगर मुझे साल भर में चाहिए, और अगर मैं 2-2 हजार रुपए करके विड्रॉ करूंगा, तो साल में कितनी बार मुझे ये ट्रांजैक्शन करने होंगे? 500 बार। जितने दिन नहीं उससे आधा बार मुझे बैंक जाना पड़ेगा साल में। एवरेज दिन में 2 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है। तो सुबह गए 2000 निकाल के लाया, फिर दोपहर में 2 बजे गए फिर 2000 निकाल के लाया। तो इसमें एक फायदा है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि आप 2000 ही कैश कैरी कर रहे हैं, बाकी बैंक में है या इन्वेस्टमेंट है वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना बढ़ गया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ गया ना। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो है, इससे बचना है। आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा अमाउंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो। कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो ये जरूरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइज हो ये भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? हमारा टोटल मिनिमाइज होना चाहिए। हमारा टोटल, अल्टीमेटली हमें टोटल कॉस्ट से मतलब है, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए। तो एक महापुरुष जिनका नाम है विलियम जे बॉमल, इन्होंने एक ईओक्यू मॉडल फॉर ऑप्टिमम कैश बैलेंस दिया है। ये इन्वेंट्री मॉडल की तरह ही है। इनका वो फॉर्मूला भी जो आपने ईओक्यू का मॉडल सीखा है इन्वेंट्री में, ठीक है, जो एक और महापुरुष विल्सन ने दिया है, उससे मिलता जुलता है। फॉर्मूला भी वही है, आप देखना थोड़ी देर में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ बॉमल मॉडल। आप देखेंगे ये अजम्पशन भी आपके इन्वेंट्री वाले मॉडल की तरह ही है। पहला अजम्पशन है यूनिफॉर्म कैश फ्लो। यूनिफॉर्म कैश फ्लो का मतलब रोज की आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट इक्वल है, सेम है। जैसे अगर आपकी ईयरली रिक्वायरमेंट 36 लाख है और साल में 300 दिन काम करते हैं, तो
तो इस मॉडल का मानना है कि रोज आपको 12,000 रुपए लगते हैं। वही आपका ईओक्यू में भी वही इन्वेंट्री वाले मॉडल में। दूसरा इनका मानना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स्ड है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स्ड है का मतलब आप 2,000 रुपए विड्रॉ करो या 10 लाख विड्रॉ करो, आपको एक फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही लगेगा। 50 रुपए लगना है तो 50 लगेगा, चाहे आप 2,000 विड्रॉ करो या 10 लाख विड्रॉ करो। अब ये अजम्पशन जो है थोड़ी गले से नीचे उतर नहीं रही, लेकिन फिर भी इनका मानना है। दूसरा इनका एक और अजम्पशन, फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट, यानी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी सेम बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ रेट। रेट 8% है तो 8% ही रहेगा। और एक ये है फ्री मार्केटेबिलिटी। फ्री मार्केटेबिलिटी मतलब आप जब चाहें, जितना चाहें, जब चाहें, जितना चाहें इन्वेस्टमेंट खरीद या बेच सकते हैं। मतलब आपको 323 रुपए भी अगर बेचना हो तो वो भी हो सकता है। 245 रुपए का खरीदना हो इन्वेस्टमेंट, वो भी है। कभी भी और कितना भी इन्वेस्टमेंट आप खरीद और बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। तो जब भी आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, 2,87,390, मतलब उतने का इन्वेस्टमेंट आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। मेरा मानना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली परचेज्ड और सोल्ड इन लॉट्स, या कोई एक फिक्स फेस वैल्यू होती है कि नहीं? बोलो ना। हाँ, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना तो 1,000 रुपए का फेस वैल्यू होता है। आप बोलोगे मुझे 345 रुपए का दे दो, विलियम जे बॉमल ने कहा है, तो थोड़ी सुनेंगे वो बैंक वाले आपकी। कोई बात नहीं, कम से कम थ्योरी तो दी इसने, कुछ तो किया। अब देखना इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि आपको इतना ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहिए एक बार में। क्या ये फॉर्मूला देख के ईओक्यू का मॉडल याद आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2AT अपॉन आई। तो ए का मतलब यहां पे एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, टी का मतलब कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इन रुपीज। ये दोनों फिगर ऊपर में रुपीज में है, और ये जो आई है दैट इज इंटरेस्ट रेट और कैरिंग कॉस्ट पर रुपी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये आप यहां पे एनुअल लिखोगे, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, तो इंटरेस्ट रेट भी पर एनम लिखना। अगर यहां पे आप मंथली लिखोगे, मंथली से भी काम हो सकता है, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट पर मंथ लेना, मैच हो जाएगा अपने आप। ये भी 12 से डिवाइड हो गया, ये भी 12 से डिवाइड हो गया। सिर्फ स्टूडेंट गलती क्या करता है, इंस्टीट्यूट देती है मंथली कैश रिक्वायरमेंट इज 1 लाख, इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, तो वो यहां 1 लाख लेता, यहां 12% लेता, गलत हो गया। दोनों को बस मैच कराना है। मंथली दिया तो 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल कर दो, सीधा सीधा। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है अपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, वहां भी कुछ ऐसा ही एक फॉर्मूला था, √2AO बाई सी। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी क्या था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओ, ये फॉर्मूला जो है ना, मैथ्स में एक डेरिवेटिव करके चैप्टर है, बचपन में सुना होगा डेरिवेटिव, मैथ्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, याद आया? कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमने तो ऑप्शन में छोड़ दिया था। हाँ, अरे तो फाउंडेशन में तो होगा, सीपीटी में तो होगा, 12th में तो होगा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था ना? पढ़ा था या ऑप्शन पे छोड़ा था? पढ़ा था। बताओ जरा फॉर्मूला क्या था? याद नहीं आ रहा है। उससे डिराइव किया गया है ये फॉर्मूला, उससे डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हम मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है।
बस किसी तरह ये फॉर्मूला अभी ध्यान में होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको सोर्स बता दिया। क्लासरूम में भी इतने कम समय में डिराइव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, समय की सीमा है। अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में वाई एक्सिस में कॉस्ट लिखना, एक्स एक्सिस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप देखना ये जो लाइन है जो नीचे की ओर जा रही है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ेगा, ओके, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगा। क्यों? पहले मैं 2,000 रुपए करके निकाल रहा था, तो साल में 500 बार निकालने पड़ते थे, तो 500 टाइम्स ये कॉस्ट लगता था। अगर मैं एक बार में 5 लाख निकालूं तो सिर्फ 2 बार ही कॉस्ट लगेगा, 10 लाख निकालूं तो एक बार ही कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता जाएगा। जैसे कॉस्टिंग में जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट घटता जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग फंड्स या होल्डिंग कॉस्ट, दैट विल इंक्रीज। पहले मैं 2,000 विड्रॉ करता था तो 2,000 हमारे पास पड़ा था। अब मैं 10 लाख विड्रॉ करता हूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, पूरा 10 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो हमें कहां जाकर रुक जाना है? जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट। यानी दिस इज माई ऑप्टिमम कैश बैलेंस। एट दिस अमाउंट माई टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। ये जो अब एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये टोटल कॉस्ट लाइन है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, होल्डिंग कॉस्ट को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हर पॉइंट पे ऐड करूं, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। इज इट राइट? ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो पॉइंट है ये भी लोएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा वो। इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो यहां पर आपका कॉस्ट मिनिमम हो गया, ये आपका ऑप्टिमम साइज है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत, तो जनरली आप पाएंगे कि इस पॉइंट पे आपका होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों इक्वल आता है। जैसे इन्वेंट्री वाले चैप्टर में भी मुझे याद है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा क्या बताया था आपने, कैरिंग कॉस्ट will be equal at EOQ point. Is it right? Here your holding cost and transaction cost will be equal at that optimum investment size or optimum cash balance point. लेकिन ये मेथड प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका मानना है कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, अनइवन होते हैं। महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को हमारी कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सबको सैलरी देना है, रेंट पे करना है कि नहीं? बहुत सारे सप्लायर को हम फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में पे करते हैं। फिर कुछ महीनों में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 जून को हमें एडवांस टैक्स पे करना है, तो बड़ी कंपनी होगी तो बड़ा अमाउंट जाता है, तो उस दिन हमारी कैश की रिक्वायरमेंट बाकी दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। फिर आपको 20 तारीख को जीएसटी पे करना है, ऐसा ही कुछ होता है ना, 20 तारीख को, 20 या 19, 20 के पहले 19। तो आपका कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म, खेल खत्म वहीं पे। दूसरा आप अज्यूम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स्ड है। ऐसा कैसे फिक्स्ड है? 2,000 निकालेंगे और 10 लाख निकालेंगे तो क्या फिक्स्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा? बहुत रेयर होता है। तो these are the limitations of Baumol model कि कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म बट एक्चुअली कैश फ्लोज रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट ऑन अ डेली बेसिस, कभी ज्यादा कभी कम। तो कोई बात नहीं, इन्होंने इतना जो किया हमारे लिए, शुक्रिया। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट्स आर ₹1,05,000 पर मंथ, तो मंथ में दिया है, और ₹12,60,000 पर ईयर। अरे वाह,
ईयर में भी दिया है, तो दोनों में से जो लिखना हो ले लेना आप। एडमिन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज 20 रुपीज पर ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट per transaction. Marketable securities yield is 8% per annum. That is your rate of interest. Compute optimum cash balance according to William J. Baumol model. तो लिखो, बस एक फॉर्मूला यूज करना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज पर, सेम नाम लिख दो, विलियम J BAUMOL मॉडल, अंडर रूट 2AT अपॉन I। इस बार इन्होंने एनुअल फिगर भी दिया है, तो मैं एनुअल से ही काम चलाऊंगा, मंथली यूज नहीं करूंगा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20 रुपए है, इंटरेस्ट रेट है 0.08%, 0.08 रुपीज 25,100। एक बार कैलकुलेटर वापस उठाओ, 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20 करो, डिवाइड बाई 0.08 करो, स्क्वायर रूट प्रेस करो, क्या दिख रहा है? 25,000 0.90 नहीं आ रहा है, तो 100 कर दो ना, ये ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। एक और मॉडल सीखते हैं आज, जिसका नाम है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। ओके, तो पिछले मॉडल जो आपने देखा, विलियम जे बॉमल मॉडल, उसमें एक बहुत सीरियस ड्रॉबैक है। वो मॉडल अज्यूम करता है कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। इस मॉडल का कहना नहीं, कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होता। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैश आर रिक्वायर्ड ऑन डिफरेंट डेज। कैश पेमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड एट डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेज, जिसको टेक्निकली बोलते हैं स्टोकैस्टिक। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बस इतना लिख देना, कैश रिक्वायरमेंट्स वेरी ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन अलग अलग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मानना गलत है कि कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल, वेजेस एंड सैलरी आर पेड ऑन द फर्स्ट वीक, टेलीफोन बिल्स फॉल ड्यू वंस इन अ मंथ। तो कुछ पेमेंट मंथली होते हैं, कुछ वीकली, कुछ क्वार्टरली, इसलिए कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो ये मॉडल को वर्क कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। थियरी तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, तो इस डायग्राम की ओर प्रस्थान करें। मिला? कंपनी क्या करती है, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल वाली कंपनी 3 लिमिट्स डिफाइन करती है। 3 लिमिट डिफाइन करती है। एक है लोअर कंट्रोल लिमिट, एक है रिटर्न पॉइंट, एक है अपर कंट्रोल पॉइंट। इनको पता है कि हमारा जो कैश बैलेंस है वो इस रेंज में रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो एक अपर और एक लोअर लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। कौन डिफाइन करता है, गवर्नमेंट या मैनेजमेंट? जिसका दुकान वही जानेगा ना मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। हर चीज के लिए मोदी जी को मत बीच में ले आया करो। मैनेजमेंट को पता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि कम से कम मुझे हर दिन 25,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट आ सकती है किसी दिन। तो वो क्या करेगी, ये लिमिट फिक्स करेगी। और एक रिटर्न पॉइंट, यानी ये लगभग एवरेज जैसा ही है, यानी एक बार हमने लिमिट ऊपर टच कर दिया या नीचे टच कर दिया तो वापस कहां पहुंचना है हमें, रिटर्न पॉइंट पे। फिर वापस कैश बैलेंस या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। उसके बीच में अगर कैश फ्लो मूव कर रहा है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया, कैश बैलेंस बढ़ते बढ़ते एक दिन अपर कंट्रोल लिमिट को टच कर गया,
तो यहां पर हम लिखेंगे एक्शन। एक्शन, यहां पे क्या एक्शन होगा बोलो? कम करना है, तो बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बाई करेंगे और कैश बैलेंस को कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अकाउंटेंट की भाषा में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट खरीद लेना, क्योंकि उसके ऊपर कैश रख के फायदा नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अननेसेसरली बढ़ेगी। तो एक्शन लिखना बाय इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट बाय करेंगे, क्वांटिफाई करो। यू माइनस आर, ये है यू, ये है आर। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना एग्जाम में, स्केल से बिल्कुल सीधा यहां पर आना, धड़ाम रिटर्न पॉइंट पे आना। आपको बीच में कहीं ऐसा घुमा मत देना, कि सीधा आपको रिटर्न पॉइंट पे आना है। तो इसलिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसका डिफरेंस कितना है, u माइनस आर। आ गया वापस रिटर्न पॉइंट में। फिर जब तक इसके बीच में कैश फ्लो फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ करना नहीं है। एक दिन क्या हुआ, कैश फ्लो घटते घटते लोअर कंट्रोल, हो रेड बत्ती जलने लग गई, टिंग टोंग, सिग्नल बजने लगा, मतलब कुछ तो इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये भी एक्शन पॉइंट है। यहां पर हम एक एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, सेल इन्वेस्टमेंट। तो अब मेरी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखना मत, सिर्फ बता रहा हूं। कैश आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज सेल करेंगे, आर माइनस एल, नहीं इसको यहां एल लिखो, ओ तो यहां पे इस पॉइंट को बोलते हैं, आर माइनस एल, एल लिख दो वहां पे। तो आर माइनस एल, इतना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। फिर वापस ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, फिर से रिटर्न पॉइंट पे आना है आपको, और फिर ये ऐसा चलता रहेगा। फिर कभी मान लो अपर कंट्रोल पॉइंट टच किया, इन्वेस्टमेंट बाय करेंगे। फिर कभी लोअर कंट्रोल पॉइंट को टच किया, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। ये मेथड थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है, ये मेथड ज्यादा रियलिस्टिक है ना, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि आपकी कैश की रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट हो सकती है। सिर्फ ये अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड करना मैनेजमेंट का काम है, बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर जजमेंट एंड बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हो सकता है मैनेजमेंट थोड़ा अपर कंट्रोल लिमिट को नीचे कर देगी। अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो कैश क्यों रखे, तो कुछ मैनेजमेंट क्या करेगी, इसको बोलेगी इतना ऊंचा रखने की जरूरत नहीं है, नीचे करो इसको थोड़ा। इज इट राइट? तो अकॉर्डिंगली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, आपका जजमेंट इतना लग सकता है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट बाई सेल करते हैं, उससे भी आपको इफेक्ट हो सकता है आपका डिसीजन। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये इस पे थ्योरी क्वेश्चन ही आता है नॉर्मल एग्जाम में, राइट अ नोट ऑन मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बनाना है, एक्शन पॉइंट लिखना है, क्या एक्शन लेंगे वो लिखना है, और कौन कौन से फैक्टर्स आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लिखना है। सब लिख देना है अगर पूछें तो। ऐसा लिखो कि बस दुनिया देखते रह जाए, ठीक है। मार्क्स काटने वाला भी सोचेगा कि क्या काटूं, सब तो लिख दिया इसने। चलिए आखिरी पैराग्राफ, ट्रेजरी मैनेजमेंट। बड़ी कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ओके। क्योंकि जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो ये फंड्स मैनेजमेंट का पूरा काम एक स्पेशलाइज्ड यूनिट को दे दिया जाता है, जिसको नॉर्मली कंपनीज में बोलती हैं ट्रेजरी।
या ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जब आप भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, समय है थोड़ा, और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएंगे, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी आपको अपने ट्रेजरी में रख ले और बोले कि अब तुम संभालो ये 10,000 करोड़ रुपया हमारा, ये 5,000 करोड़ रुपया हमारा, ठीक है। तो काफी बड़ा बड़ा अमाउंट यहाँ पे मैनेज करते हैं ये लोग। और मैंने जनरली देखा है कि जो बहुत ही होशियार स्टूडेंट होते हैं, आप जैसे लोग, उनको ही रखते हैं, क्योंकि इनको फटाफट कैलकुलेशन आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, रिस्क लेना आना चाहिए, है कि नहीं। बगैर रिस्क लिए आप बिजनेस में कैसे आगे बढ़ोगे, या बगैर रिस्क लिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम है। तो इनके कामों को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एक लाइन में अगर पूछे कि इनका काम क्या है, तो ट्रेजरी मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क इन बिजनेस, जिसको मैंने कहा 2, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम है, आसान काम मत समझो। जिस दिन आपकी जेब में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, उस दिन देखना लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है। मम्मी को फोन लगाओगे, पापा को लगाओगे, दोस्त को लगाओगे, सबको जो जो दिख जाता आसपास लगा लोगे। कोई नहीं दिखा तो मंदिर के बाहर जाके भी 1 आध घंटा सर्विस कर देना, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, जल्दी से मैं बता दूं। मैनेजमेंट ऑफ कैश, जो कि हमारा करंट चैप्टर है, इतने देर से आप पढ़ रहे हैं, टू इंश्योर दैट यू गेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम सरप्लस फंड्स। और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नीचे वाले पैराग्राफ में भी मैंने लिख दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पैराग्राफ 11 लिखना, उसमें आंसर डिटेल में है। दूसरा फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? चलो मैं वहीं से बता देता हूं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है करेंसी मैनेजमेंट। पैराग्राफ 10 और 11 सेम ही है, 11 इज द मोर डिटेल्ड वर्जन, इलैबोरेटेड वर्जन। एग्जाम में पैराग्राफ 11 लिखेंगे, और एक क्वेश्चन ये आता ही है बहुत बार 2 से 4 मार्क के लिए, राइट अ नोट ऑन ट्रेजरी मैनेजमेंट। आपको सोचना कि आप एक बड़ी कंपनी के फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो आप आंसर लिख पाओगे। तो ये करेंसी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर बिकमिंग ग्लोबल कंपनीज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है कि नहीं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है तो या तो वो कुछ इंपोर्ट करती है, या कुछ एक्सपोर्ट करती है, या कुछ फंड्स बोरो करती है इंडिया के बाहर से, या कहीं इन्वेस्ट करती है इंडिया के बाहर, या कोई सर्विस लेती है इंडिया के बाहर से, है कि नहीं, या कोई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करती है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाती है अपनी कंपनी में। इन सभी चीजों में आपने एक चीज कॉमन पाया, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। और आज के समय में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज एक्सचेंज रेट काफी चेंज हो रहा है। जो जनवरी में जो डॉलर का रेट रहेगा वो जरूरी नहीं दिसंबर में भी वही रहेगा। कितना चेंज हो सकता है जनवरी और दिसंबर के बीच डॉलर का रेट साल भर में? गेस करो, 10-15 रुपए से चेंज हो सकता है। $1 का रेट, तो 10-15 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने $5 करोड़ बोरो किए हैं तो इंटू 15 करो, 75 करोड़ रुपीस आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे सिर्फ एक्सचेंज रेट चेंज होने से। अगर आप इंपोर्टर हैं, रेट बढ़ गया, पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर है, रेट कम हो गया, कम पेमेंट मिलेगा। तो क्या हम बिजनेस करना छोड़ दें? क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद कर दें? बोलो नहीं। तो ये एक चैलेंजिंग काम है आज के जमाने में। अगर आपने थोड़ा सा भी
मैनेजमेंट कमजोर किया फॉरेन एक्सचेंज का, तो आपको लॉस हो जाता है, बैठे बैठाए लॉस, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेट कम या ज्यादा हो गया आपको नुकसान। तो आजकल कंपनीज क्या करती, अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को बैठा के रखती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी कंपनी, 2, 4, 5, 10 लोग, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट मैनेज करना है। उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन भी आजकल आते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जिनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके अपनी कंपनी का रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया करेंसी मैनेजमेंट। इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी सीए फाइनल में। ठीक है, सिर्फ वहां पर मैं आपको 160 क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, हो सकता है ज्यादा हो जब तक आप पहुंचे। ठीक है, 150-200 पन्ने हैं और 150-200 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, तब जाकर पूरा ये करेंसी मैनेजमेंट समझ में आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा बेसिक सीख लो, बाद में आपको डिटेल में तो पढ़ना ही है। तीसरा काम क्या है ट्रेजरी डिपार्टमेंट का? फंडिंग और फाइनेंसिंग मैनेजमेंट। इनका काम फंड्स रेज करना है। जो कंपनी के जो आईपीओज आते हैं उसके पीछे दिमाग किसका लगा हुआ होता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। इशू, इक्विटी शेयर इशू करना है, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब इनका डिसीजन रहता है। ये सारा कैलकुलेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके पीछे जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल कंप्लायंस, सब करते हैं। डिविडेंड देना इनका डिसीजन होता है। आपको ऐसा लगता है बोर्ड डिक्लेयर करती है, लेकिन वो पीछे होमवर्क कौन करता है? ट्रेजरी। ये देखते हैं कि हमारे पास फंड्स अभी कितना है, आगे कितना फंड्स लगने वाला है, इस डिसीजन का हमारे वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद ये रिकमेंड करते हैं बोर्ड को, और फिर बोर्ड आगे शेयर होल्डर्स को रिकमेंड करती है। लेकिन क्या है, ये बैक ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए ज्यादा किसी को पता नहीं कि अल्टीमेटली दिमाग किसका चल रहा है। दिमाग इनका ही चलता है। ओके, तो ये सारा जो फंड्स रिलेटेड डिसीजंस हैं, अल्टीमेटली पूरा उसका ग्राउंड वर्क कौन करता है? ट्रेजरी। ग्राउंड वर्क यानी पूरी उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, हाँ, बैक ऑफिस में जो कैलकुलेशन होता है वो ये लोग करते हैं। जो भी सारा एनालिसिस होता है ये करते हैं। बोर्ड तो फ्रंट फेस है कंपनी का। इज इट राइट? फोर्थ है पॉइंट नंबर डी, बैंकिंग लाइजनिंग। लाइजनिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट विथ बैंक्स, टू फॉर्म रिलेशनशिप विथ बैंक्स। बैंक्स आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन for the growth and success of an organization, because we depend on bank for various reasons. We depend on bank for just a normal current account, then overdraft, cash credit, loan, bill discounting, guarantees, investment. Okay, तो इसलिए कोई तो चाहिए जो बैंक्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे, ताकि आपको जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो वो आपकी मदद कर सके। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये भी एक बड़ा एरिया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच अफेक्ट द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया, कितना अमाउंट पे किया? कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ रुपए पे किए। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना बड़ा अमाउंट कि आपके कैलकुलेटर पे भी नहीं आएगा वो, उतना अमाउंट पे किया। लेकिन बैक ऑफिस में किसने ये कैलकुलेशन किया कि इतना अमाउंट पे करना चाहिए इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए? उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने की होगी। तो होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, क्योंकि यहां पर अमाउंट बहुत बड़ा है। आया क्या 15,000 करोड़? 20,000 तक आ गया। तो 20 आएगा तो फिर तो 90 भी आ जाएगा। चलो अच्छी बात है।
डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट का मतलब बेचना। तो वॉलमार्ट ने खरीदा तो किसी ने बेचा भी तो होगा, तो बेचने वाला भी फिर कैलकुलेशन करता है कि नहीं, कि कितने में बेचना चाहिए। बेचने वाले ने भी कैलकुलेशन किया होगा। परचेस कंसिडरेशन, एक आदमी भाव दे रहा है तो दूसरा जिसको लेना है वो भी तो अपनी वैल्यूएशन करेगा ना। कौन करता है ये? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये बायबैक का डिसीजन कौन लेता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। क्योंकि बायबैक अनाउंस कर दिया, लाखों शेयर होल्डर्स अपने शेयर कंपनी को रिटर्न करेंगे, बदले में पैसा देना है, बहुत सारा कैश आउटफ्लो होगा, उससे डेट इक्विटी रेशियो बदल जाता है, शेयर प्राइस चेंज हो जाती है, ईपीएस चेंज, कंट्रोल पूरा हिल जाता है ऊपर नीचे। सारा कैलकुलेशन पहले करो, उसके बाद बायबैक अनाउंस करो। फिर इनका काम इन्वेस्टर से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। और इनका काम कैपिटल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना, फॉलो अप करना है। कब शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कब घटेगी, कब पब्लिक इशू लाना चाहिए, ये सब भी एक स्किलफुल काम है। कौन करता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इज इट राइट? तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है, एक बार फिर से, कैश मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, फंडिंग और फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग, लाइसेंसिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। एग्जाम में पॉइंट्स लिखने के बाद, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, आप भी कोशिश करना वैसे एक्सप्लेन करने की, ठीक है? दिस चैप्टर इज ओवर। अब हमारा नया चैप्टर आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। क्या किया जाए? आज ही ले लिया जाए या कल? आज 5 मिनट तो ले ही सकते हैं ना। रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम तो पहले तैयार हो गए। एक कम से कम विचारधारा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस विचारधारा को आगे कल ले जाएंगे, हैं कि नहीं? तो फूड फॉर थॉट तो कुछ देकर जाना चाहिए ना। अभी हमने 2 चैप्टर देखे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैश मैनेजमेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। एक और फंक्शन जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्यों? पैराग्राफ 1 देखना। रिसीवेबल मैनेजमेंट यानी डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स हमारी बुक्स में आते कैसे हैं? जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं। क्रेडिट में हम क्यों सेल करते हैं? क्योंकि इससे हमारा सेल्स बढ़ता है। अगर आप एक कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में हैं, बायर्स मार्केट में है, और अगर पड़ोसी उधार दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा, न तो फिर कस्टमर पड़ोसी के पास चला जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, आपका सेल्स का नुकसान होता है अगर आप उधार नहीं देते हो। तो बायर्स मार्केट में तो आपको उधार देना है। पहले आप बैंक से लोन लोगे, डिबेंचर इशू करोगे, उससे मटेरियल प्रोड्यूस करोगे, फिनिश गुड्स बनाओगे और बेचोगे। पैसा किसका लगा? इन्वेस्टमेंट आपका लगा। इसलिए डेटर्स मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि आपको पहले खुद डेटर में इन्वेस्ट करना होता है, हाई इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, लाखों करोड़ों रुपए डेटर्स में फंसे हुए हैं। डेटर में अगर हाई इन्वेस्टमेंट है, ऐसी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर आपका डेटर्स कलेक्शन मैकेनिज्म अच्छा है, स्ट्रांग है, टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं, बैड डेट्स नहीं होता है, तो अच्छा है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि अगर डेटर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी बढ़ता है। बैड डेट होना ही है, कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं बैड डेट्स हो सकता है। कुछ ना कुछ आपका कलेक्शन कॉस्ट लगना ही लगना है, लीगल कॉस्ट लगना ही लगना है। तो आपको देखना है कि डेटर्स को, अगर हमें सेल्स को बढ़ाना है तो डेटर्स देना है, डेटर्स को क्रेडिट देना है या नहीं। हाई इन्वेस्टमेंट का फायदा है, सेल्स बढ़ेगा, लेकिन
डिसएडवांटेज है, बैड डेट्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट का फायदा है, डेटर्स को उधारी मत दो या कम दो। फायदा क्या है? आपका बैड डेट्स कम होगा, कलेक्शन कॉस्ट कम होगा, लेकिन सेल्स आपका बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ कस्टमर आपसे परचेज ही नहीं करेंगे, कुछ कम मात्रा में परचेज करेंगे। सेल कम हुआ मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ डेटर इज एन इंपॉर्टेंट इशू एंड प्रॉपर पॉलिसीज एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ सच पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। बस एक पैराग्राफ और, डेटर्स के साथ साथ कौन कौन से कॉस्ट एसोसिएटेड हैं। एक तो है कि जब आप डेटर्स को क्रेडिट में देते हो तो आपका फंड्स ब्लॉक हो जाता है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर डेटर्स अगर रहें तो आपका रिकॉर्ड कीपिंग बढ़ जाता है, लेजर मेंटेन करो, इनवॉइस मेंटेन करो, फॉलो अप करो, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस एनालाइज करो, ये सारा हेडेक आपका हो जाता है। फिर दैट इज ऑल टुगेदर विल कॉल इट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिर एक टेक्निकल वर्ड यूज कर, डेलिंक्वेंसी कॉस्ट, मतलब डेटर के पीछे पीछे दौड़ो, भागो, कॉस्ट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, वो बाहुबली देख रहा बाजू में, आप उसके जाओ, बोलो भाई साहब पैसे निकालो। ठीक है, टॉयलेट में गया, उसके पीछे पीछे चले जाना, पीछे से उसको मारना, बोला पैसे निकालो। फोन कॉल करना, फॉलो अप लेटर लिखना। कुछ लोग कलेक्शन एजेंट भी अपॉइंट करते हैं, क्या करें, पैसा है आपका। फिर कलेक्शन कॉस्ट, वो यहां पे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग कस्टमर, कलेक्टिंग चेक, आउटस्टेशन कलेक्शन चार्जेस, इसको बोलते हैं कलेक्शन कॉस्ट। काफी बड़ा कॉस्ट हो जाता है कई बार। देन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, ये सब तो चलो ठीक है, दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माई कॉस्टिंग, डिफॉल्ट कॉस्ट, बैड डेट्स। अब ये पता नहीं कौन कस्टमर कब मना कर दे देने से, कौन पैसे लेकर देश छोड़कर चला जाए, कितना बड़ा अमाउंट का नुकसान होगा नहीं पता, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग और बैड डेट। उसके बाद क्रेडिट वर्दीनेस एनालिसिस कॉस्ट, ये है वेदर कस्टमर शुड बी ग्रांटेड क्रेडिट और नॉट। जनरली जो बैंक्स होती हैं उनको ये कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि उनके पास एक आदमी आता है, बोलता है मुझे लोन चाहिए, तो बैंक का तो काम ही लोन देना है, उधार देना है। उनका तो बिजनेस मॉडल ही है कि मैं आपको उधार दूंगा। लेकिन वो क्या करती है, कस्टमर को एक फॉर्म देती है, बड़ा सा फॉर्म रहता है, 8, 10, 15, 20 पन्ने का। उसमें आपसे आपकी पूरी इतिहास लिखवाएंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे इनकम टैक्स का पिछले 3-4 साल का रिटर्न का कॉपी दो। बिजनेसमैन आदमी को बोलेंगे P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट दो 3-4 सालों का। एड्रेस का प्रूफ मांगेंगे, ऑफिस का प्रूफ मांगेंगे, शॉप एंड लाइसेंस एक्ट मांगेंगे। सारी फाइल आपने उसको बनाकर दे दी। वो क्या करते हैं, फिर एक एजेंसी हायर करते हैं और उस एजेंसी को फाइल दे देते हैं, बोलते हैं इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा है इसने, क्या करो, उसको वेरीफाई करो। क्योंकि बैंक के पास उतने स्टाफ थोड़ी है। आप किसी बैंक के ऑफिस में जाओ, लोन डिपार्टमेंट में 15, 20, 30 स्टाफ है। ग्राहकों की संख्या देखो, दिन में 200 आते हैं, रोज आते हैं। उनके पास उतना टाइम या उतना मैन पावर ही नहीं है कि वो सारा खुद ही कर सके, तो ये हम आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, और उसकी एक फीस देनी पड़ती है जिनको हम ये फाइल देते हैं ना चेक करने के लिए। फिर वो कई बार डिटेक्टिव भी अपॉइंट करते हैं, बड़ा अमाउंट रहा तो, कि जिसने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, जो एड्रेस लिख रहा है, जो फैक्ट्री है, वो सब है कि नहीं वाकई में, या सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। कई बार कस्टमर को उधार दो, फिर उधार वापस लेने के लिए उसको डिस्काउंट दो, वो भी हमारी कॉस्ट है। ठीक है, तो इतने सारे कॉस्ट लगते हैं, तो क्या हमें उधार देना चाहिए? आंसर डिपेंड्स सिंपली, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। सब कॉस्ट को कंसिडर करो, लेकिन फिर भी अगर आपका बेनिफिट यानी प्रॉफिट है तो हम दे सकते हैं उधार, है कि नहीं?
और अगर बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पे हम उधार नहीं देंगे। तो हमारे जो एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या लगभग हर एग्जाम में आप बोल सकते हो, वेदर क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड और नॉट टू अ कस्टमर, या फिर बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, 1 month 2 months, विच ऑप्शन इज बेटर? क्या हम क्रेडिटर को 1 महीना की क्रेडिट दें या 2 महीने की क्रेडिट दें? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगले कुछ पैराग्राफ में पहले मैं आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।